पर दादाजी, आप मेरे कोच के साथ क्या कर रहे थे? फाइनली अवनी शेरगिल देवराज शेरगिल को वापस लौटते हुए देखती है और फिर वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे ये सवाल पूछती है। कुछ भी तो नहीं, मैं बस उसे टेस्ट कर रहा था। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या वो इतना ज्यादा क्वालिफाइड है कि वो मेरी क्यूट सी परपोती को सिखा सके। और मैंने रियलाइज किया कि वो तुम्हारा कोच बनने के लिए क्वालिफाइड है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ देवराज अवनी शेरगिल से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे ये सब देखने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया? अवनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि देवराज शेरगिल ने अभी उससे जो कुछ भी कहा उस बात पर उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं है। तुम क्या बस यहाँ पर सारा दिन खड़े रहकर मुझसे बातें ही करती रहना चाहती हो, या मेरे साथ घर पर भी आना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें असली एम्पिरिकल स्वॉर्ड सिखा सकूं? अवनी की बात सुनकर देवराज शेरगिल बस केवल अपनी आंखें सिकोड़ते हैं और उसे कहते हैं, मैं उसे सीख सकती हूँ? अवनी इस समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रही थी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतनी जल्दी ये हाइपर जीन आर्ट सीखना अलाउ कर दिया जाएगा। जो एम्पिरिकल स्वॉर्ड उसने पहले सीखी थी वो बस एक स्किल थी। हाइपर जीन आर्ट इस फैमिली से वर्जित थी और देवराज शेरगिल की इजाजत के बिना वो इस हाइपर जीन आर्ट की तरफ देख भी नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि लड़ाई न करके तुम सबसे बड़ा जुल्म करोगी और इस बात पर ध्यान दिए बगैर सीखने से तुम बस खुद को नुकसान ही पहुंचाओगी। अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, देवराज शेरगिल अवनी से कहते हैं और उनकी बात को समझते हुए अवनी हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर उनके साथ साथ चल देती है। अब वीर हर बीतते दिन अवनी के साथ प्रैक्टिस करता था और जब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता था तब वो अपना समय हैंड ऑफ गॉड खेलने में बिताया करता था। हैंड ऑफ गॉड खेलना एक्चुअल में परसेप्शन की उसकी ट्रेनिंग में मदद कर रहा था और ऐसा खासकर इसलिए क्योंकि वीर बॉट्स के अगेंस्ट जा रहा था। हाईली एडवांस्ड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके लिए ह्यूमन से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थे। इसका प्राइमरी रीजन एआई की रिएक्शन स्पीड थी जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। एआई को हमेशा से ही यह पता होता था कि अगला लाइट स्पॉट कब अपीयर होने वाला है। एआई के एक इंसान के ओपोनेंट्स के तौर पर उस इंसान के पास परसेप्शन की कमाल की काबिलियत होनी चाहिए और एक इंसान को यह एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना होगा कि लाइट स्पॉट कहां पर होगा, इससे पहले कि खुद एआई को इसके बारे में पता चले और फिर वो उस इंसान से पहले ही रिएक्ट कर दे। वीर ने एआई की हार्डेस्ट लेवल के अगेंस्ट कंपीट करने का डिसीजन लिया था, एक ऐसा डिसीजन जिसके अगेंस्ट जाने में ह्यूमंस को बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। शुरुआत में तो वीर का सक्सेस रेट बहुत ही लो था और वो हर 100 लाइट स्पॉट्स में से बस केवल 2 ही लाइट स्पॉट्स को हिट करने में कामयाब हो पा रहा था और वो 2 बार भी बस गेसेस के थ्रू ही होता था। लेकिन जैसे जैसे वीर और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था तब जितने लाइट स्पॉट्स को वो हिट करने में कामयाब हो पा रहा था उसकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। आफ्टर ऑल एआई प्रोग्राम्ड और स्क्रिप्टेड होता है और इसीलिए उसे क्रिएटर्स के बनाए गए रूल्स मानने ही पड़ते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वीर को एआई के रिदम का फील आना शुरू हो चुका था और जैसे जैसे उसे रिदम का फील आना शुरू हो गया था वीर का सक्सेस रेट भी बढ़ गया था। 2 महीनों की अपनी लगातार प्रैक्टिस करने के बाद प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा के साथ वीर का परसेप्शन इंप्रूव होता ही जा रहा था। उस समय तक वीर ने ऑलमोस्ट जेड स्किन के 8th सेंस को पूरी तरह से समझ लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को हरा दिया है। फाइनल लाइट स्पॉट को हिट करने के बाद एक अनाउंसमेंट प्ले होती है जो वीर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसी समय पर हैंड ऑफ गॉड की पूरी कम्युनिटी में भी सेम अनाउंसमेंट प्ले होती है। इवॉल्वर क्लास प्लेयर विन अ गर्लफ्रेंड अब पहला ऐसा प्लेयर है जिसने सुपर मोड में कंपीट किया है और अब उसे हैंड ऑफ गॉड का टाइटल मिला है। वो अनाउंसमेंट पूरी कम्युनिटी में 3 बार प्ले होती है जिसे सुनकर सब के सब अपनी जगह पर ऐसे फ्रीज हो जाते हैं जैसे कि उन्हें स्टैच्यू बोल दिया गया हो। होली शिट, क्या ऐसा सच में है? एक इवॉल्वर ने सुपर मोड फिनिश कर दिया? आखिर इतना पावरफुल इंसान है कौन? वो जरूर ही चीटिंग कर रहे होंगे। एक इवॉल्वर कैसे सुपर मोड खत्म कर सकता है? वो जरूर ही 50 सालों से सिंगल रहा होगा और इसीलिए एक गर्लफ्रेंड को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। अरे मुझे नहीं लगता कि एक सिस्टम गलतियां कर सकता है, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि एक इवॉल्वर इस तरह की डिफिकल्टी को कैसे पास कर सकता है। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि इस तरह का काम करना इम्पॉसिबल है, यहां तक कि हैंड ऑफ गॉड के बहुत से प्रोफेशनल प्लेयर्स विन अ गर्लफ्रेंड नाम के प्लेयर की आइडेंटिटी भी सर्च करने में जुट गए थे। विन अ गर्लफ्रेंड वीर के हैंड ऑफ गॉड की एक्चुअल आइडेंटिटी थी जो उसके पास बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले से थी। खैर, विन अ गर्लफ्रेंड को सर्च करने के बाद कई लोगों ने वीर को एज अ फ्रेंड ऐड करके कई बार उसे खेलने के लिए भी इनवाइट किया था ताकि वो लोग देख सकें कि वीर एक्चुअल में कितना ज्यादा अच्छा है। वीर ने जब पहली बार रिक्वेस्ट देखी थी तो उसने तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट की टोन किसी फायर अलार्म के जैसे बजने लगी थी। अचानक से रिसीव हो रही इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को हैंडल न कर पाने की वजह से फाइनली वीर ने अपना बिजी स्टेटस ऑन करने का डिसीजन ले लिया था।
और जिस इकलौते इंसान की रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट की थी, उसने वीर को एक मैच रिक्वेस्ट भेजी थी। प्लेयर गॉड्स थर्ड हैंड ने आपको मैच रिक्वेस्ट भेजी है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? वीर को अपनी स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन नजर आती है और वो थोड़ा रुककर सोच में पड़ जाता है। गॉड्स थर्ड हैंड हैंड ऑफ गॉड की कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेयर था। पिछले 5 सालों में गॉड्स थर्ड हैंड ने हर दूसरे प्रोफेशनल इवॉल्वर हैंड ऑफ गॉड को हराया है और इस प्रोसेस के दौरान वो 4 एनुअल हैंड ऑफ गॉड चैंपियनशिप्स में फर्स्ट पोजीशन पर आया था। इस गेम में उसके टैलेंट की ही वजह से बाकी सब उसे गॉड्स फेवरेट चाइल्ड भी बुलाते थे। इस गेम में उसकी कंस्टेंट प्रैक्टिस के अलावा उसके लेजेंडरी स्टेटस की वजह से उसने अलग अलग तरीके की वैरायटी हासिल कर ली थी और इतना नेचुरली टैलेंटेड होने के अलावा उसके पास एक स्पेशल हाइपर जीन आर्ट भी थी जो उसके खेल में उसकी मदद करती थी। हैंड ऑफ गॉड सर्कल में हर कोई उसका नाम जानता था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद भी अभी तक सुपर मोड को हराने में कामयाब नहीं हो पाया था। उसकी स्पीड और उसके रिएक्शंस एआई के साथ मैच नहीं हो पाते और इसीलिए ऐसा माना जाने लगा था कि इवॉल्वर्स मास्टर लेवल एआई को नहीं हरा सकते हैं। लेकिन अब अचानक से एक अननोन इवॉल्वर सुपर मोड को हराने में कामयाब हो गया है। लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए गॉड्स थर्ड हैंड को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो यही अज्यूम कर रहा था कि जिसने भी ये टाइटल जीता है उसने अपनी आइडेंटिटी को फोर्ज किया है और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो एक सरपासर है जो इस समय इवॉल्वर के भेस में है और इसीलिए वो चीटर इस तरह का टाइटल हासिल करने में कामयाब हो पाया है, ऐसा गॉड्स थर्ड हैंड को लगता था। और इसी वजह से गॉड्स थर्ड हैंड ने वीर को मैच के लिए इनवाइट भेजने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया था और वो ये प्रूव करने के लिए बेताब था कि उसकी थ्योरी सही है या नहीं। इधर वीर ने भी अपना अच्छा खासा समय एआई के साथ बैटल करके उसे सबसे मुश्किल डिफिकल्टीज में हराने में बिताया था और इस तरह से आगे चलते रहना बेकार था। लेकिन अब जब सचमुच का एक इंसान उसे खेलने के लिए इनवाइट कर रहा था तो उसका इंटरेस्ट एक बार फिर से जिंदा हो गया था। ये सोचकर कि ये बहुत ही मजेदार बात होगी, इसीलिए वीर बिना किसी हिचक के गॉड्स थर्ड हैंड के इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तभी विन अ गर्लफ्रेंड और गॉड्स थर्ड हैंड के बीच अब मुकाबला होने वाला है। उन लोगों के लिए एक खास ट्रीटमेंट के तौर पर जिन्होंने हैंड ऑफ गॉड का टाइटल हासिल किया है, सिस्टम से एक अनाउंसमेंट आती है और ये खबर सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और उस मैच को देखने के लिए जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। गॉड्स थर्ड हैंड बहुत ही ज्यादा फेमस था और गेम में एक लेजेंडरी प्रोफेशनल के तौर पर जाना जाता था, जबकि वीर जो सभी के लिए अनजान था और जिसने अभी अभी एक हैंड ऑफ गॉड का टाइटल हासिल किया था, वो अब उसके साथ मुकाबला करने वाला है। और इस तरह के इंटेंस मैचेस बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और केवल वही लोग जो इस गेम में सही मायनों में इन्वेस्टेड होते हैं वही समझ सकते हैं कि इस तरह का इवेंट वाकई में कितना बड़ा है। वीर को इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक रैंडमली एक्सेप्ट की हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट का नतीजा ये निकलेगा। इनफैक्ट उसने तो पहले ये सोचा था कि गॉड्स थर्ड हैंड बस एक और एवरेज प्लेयर है। रिक्वेस्ट भेजने वाला सबसे पहला इंसान होने के लिए उस इंसान के पास बिजली सी तेजी होनी चाहिए और इसीलिए शायद गॉड्स थर्ड हैंड यहाँ पर फर्स्ट आ गया है। लेकिन अगर वीर को पहले पता भी होता कि गॉड्स थर्ड हैंड एक्चुअल में कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तब भी उसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अंत में जो कोई भी पहले 100 लाइट स्पॉट्स हिट करेगा, जीत उसी की ही होगी। हर एक लाइट स्पॉट 1 पॉइंट के बराबर होता है और जीतने के लिए 100 पॉइंट्स की जरूरत होती है। गॉड्स थर्ड हैंड वीर के हाथों को बहुत ही ध्यान से देखते हुए बेसब्री से उसकी स्पीड देखने का इंतजार कर रहा था। अगर वो स्पीड में बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ तब गॉड्स थर्ड हैंड को पता चल जाएगा कि वो बस एक चीप चीटर ही है। और सिर्फ गॉड्स थर्ड हैंड ही नहीं, बहुत से लोगों का यही मानना था। आफ्टर ऑल गॉड्स थर्ड हैंड इतने सालों से इस खेल को खेलता आया है और अब तक एक भी इवॉल्वर सुपर मोड को 50% भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। कहीं ना कहीं कई लोगों का सोचना था कि पता नहीं कैसे, लेकिन इस विन अ गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ इस सीन में एंटर किया बल्कि उसे खत्म भी कर दिया, जो करना आज तक इम्पॉसिबल माना जाता था। और यही वजह थी कि बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिन्हें इस जीत पर भरोसा था। मैच के शुरू होते ही पहला लाइट स्पॉट अपीयर होता है और हर कोई वीर के हाथ की तरफ देखता रहता है, लेकिन सब उस समय बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि वीर का हाथ काफी ज्यादा स्लो मूव हुआ है। हाई लेवल प्लेयर्स के मुकाबले उसकी स्पीड काफी एवरेज थी। लोगों के हिसाब से अगर विन अ गर्लफ्रेंड जेन्युइनली इस तरह से खेलता है तब तो ट्रेडिशनल मैच मेड गेम्स में वो अच्छे से मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। क्या वाकई में इसने इस स्पीड के साथ सुपर मोड को हराया है? हर किसी के दिमाग में इस समय यही सवाल चल रहा था। इधर गॉड्स थर्ड हैंड की भी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और उसे भी यही लगता है कि वीर का मूव बहुत ही ज्यादा स्लो है। लेकिन अभी वो अपने खुद के लाइट स्पॉट की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो नोटिस करता है कि वीर ने ऑलरेडी उस लाइट स्पॉट को ले लिया है। वन लव। वाह, ये देखकर बहुत से लोगों के मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें निकलने लगती हैं जो उनके सरप्राइज को दर्शा रही थी।
आफ्टर ऑल गॉड्स थर्ड हैंड स्पीड में ज्यादा फास्ट था, तो फिर विन अ गर्लफ्रेंड कैसे पहले लाइट स्पॉट को हिट कर सकता है? यही सवाल सबके मन में चल रहा था, जिसने सभी को कंफ्यूज किया हुआ था। विन अ गर्लफ्रेंड अब गॉड्स थर्ड हैंड की साइड में मूव करता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसका अगला लाइट स्पॉट चुराने वाला हो। इससे गॉड्स थर्ड हैंड के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसे चाहकर भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ओपोनेंट की स्लो स्पीड उसे हराने के लिए काफी होगी। लेकिन वो एग्जैक्टली यही चाहता भी था। उसके साथ फेस टू फेस लड़कर ही वो अपने ओपोनेंट की स्पीड को एक्सपोज कर पाएगा और सबके सामने ये खुलासा कर पाएगा कि उसका ये राइवल एक्चुअल में कितना बड़ा चीटर है। लेकिन फिर अगले ही पल गॉड्स थर्ड हैंड को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसकी वजह यह थी कि वीर के हाथ फास्ट नहीं थे, बल्कि गॉड्स थर्ड हैंड के हाथ से स्लो ही थे। लेकिन उसके बावजूद गॉड्स थर्ड हैंड अभी तक एक भी लाइट स्पॉट हिट करने में कामयाब नहीं हो पाया था। यह गॉड्स थर्ड हैंड के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी और उसे जेन्युइनली ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। चाहे वो कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे वो अपनी खुद की स्पीड बढ़ाने के लिए कितना ही ज्यादा एफर्ट क्यों ना लगा ले, लेकिन चाहकर भी गॉड्स थर्ड हैंड अभी तक एक सिंगल लाइट स्पॉट तक हिट नहीं कर पाया था। ऑडियंस में भी इस समय पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक लेजेंडरी प्रोफेशनल प्लेयर ने अब तक एक सिंगल पॉइंट तक हासिल नहीं किया। अगर वीर के हाथों की स्पीड फास्ट होती तब भी समझ में आता, लेकिन ऐसा भी नहीं था। इनफैक्ट वीर काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद वीर के कैजुअल हाथों ने गॉड्स थर्ड हैंड के सभी लाइट स्पॉट्स छीन लिए थे। ये सब देखकर लोगों को गॉड्स थर्ड हैंड के बिहाफ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था और कोई भी ये चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। हैंड ऑफ गॉड के असली एलीट्स तो बाकी की ऑडियंस के मुकाबले और भी कहीं ज्यादा शॉक्ड थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गॉड्स थर्ड हैंड के सभी मूवमेंट्स को वीर ने पहले से ही देख लिया था, जैसे कि मानो वीर गॉड्स थर्ड हैंड को किसी कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहा हो। यह सच नहीं हो सकता। हर किसी के दिमाग में अब बस यही ख्याल आना शुरू हो गया था। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ था कि यह ख्याल भर ही एक्चुअल में कितना ज्यादा डरावना है। आफ्टर ऑल गॉड्स थर्ड हैंड एक लेजेंडरी प्रोफेशनल प्लेयर था जिसने बहुत से कॉन्टेस्ट जीते थे, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे इंसान के हाथों हार रहा है जिसे उन लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं। वाकई में ये नया कंटेंडर बहुत ही खतरनाक और स्ट्रांग है। अब किसी को भी इस बात पर भी भरोसा नहीं रह गया था कि वीर ने चीटिंग की है। अगर वो एक एआई के अगेंस्ट खेल रहा हो तो चीटिंग उसे और भी ज्यादा तेज रिएक्ट करने पर मजबूर करेगी। वो इतना ज्यादा एक्टिव होकर अपने ओपोनेंट को एक लाइट स्पॉट हिट करने से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। एआई ह्यूमन के डिसीजंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अगर एक इंसान एआई के साथ डायरेक्टली कंपीट नहीं भी कर सकता है तब भी वो अपने खुद के लिए लाइट स्पॉट हासिल कर सकता है। इस तरह की स्लो स्पीड जो कि गॉड्स थर्ड हैंड के हर एक अप्रोच को रोक दे, ये कुछ ऐसा था जो खुद एआई भी नहीं कर सकता था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खुद ही किस्मत को कंट्रोल कर रहा है। ये इंसान वाकई में एक असली हैंड ऑफ गॉड है। ऑडियंस मन ही मन सोचती है। मैच के खत्म होने के बाद वीर वर्चुअल कम्युनिटी से बाहर निकल जाता है। उसके हिसाब से दूसरे ह्यूमन के साथ लड़ना काफी ज्यादा बेकार और बोरिंग है, बल्कि वीर के लिए एआई के अगेंस्ट कंपटीशन कहीं ज्यादा एक्साइटिंग था। जब तक कि वो किसी सरपासर को चैलेंज नहीं करता तब तक किसी भी और के साथ लड़ना समय बर्बाद करने जैसा होगा। ये फैक्ट कि इस मैच को बोरिंग माना जा रहा है, ये एक ऐसी चीज थी जिसने पूरी की पूरी हैंड ऑफ गॉड कम्युनिटी को शॉक्ड कर दिया था। एक लेजेंडरी प्रोफेशनल प्लेयर गॉड्स थर्ड हैंड को 100 लव के फाइनल स्कोर से हरा दिया गया था। ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक की बात थी। जल्द ही इस मैच का वीडियो वायरल होकर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा था वो इसे शेयर करके आगे पास कर रहा था। उसे देखने वाला हर एक इंसान, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो दंग रह जाता था। लेकिन किसी ने भी ये सस्पेक्ट नहीं किया था कि विन अ गर्लफ्रेंड ने चीटिंग की है, और ये सही भी था। चीटिंग का मतलब था कि एक इंसान की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वीर के हाथ एक्चुअल में उसके ओपोनेंट के हाथ के मुकाबले स्लो थे। हैंड ऑफ गॉड के बहुत से प्रोफेशनल्स इस मैच को एनालाइज कर रहे थे क्योंकि मैच की ये डिटेल्स इस गेम में एक नया दौर लाने का दावा कर रही थी। पहले सभी इस गेम को स्पीड के गेम की तरह मानते थे, लेकिन इस मैच के बाद सबको यह पता चलता है कि यह उससे ज्यादा भी और बहुत कुछ हो सकता है। अब ये केवल स्पीड के जरिए पॉइंट्स कलेक्ट करने के बारे में नहीं रह गया था, अब ये प्रेडिक्शन और दूर की सोच रखने के बारे में भी था। एक नया दौर शुरू हो चुका था और यह मैच ऑफिशियली उसी की एक मिसाल थी, और यही वजह थी कि उस वीडियो को और भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा था और इसीलिए और भी ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान रहे थे। बहुत से लोग इस मिस्टीरियस विन अ गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते थे। यहां तक कि कुछ टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने तो ऐसी किसी पुख्ता इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिवॉर्ड भी लगा दिए थे जो उन्हें यह पता लगा पाने में मदद करे कि वो प्लेयर आखिर में है कौन। लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी जब उन इन्वेस्टिगेशंस में कोई प्रोग्रेस नहीं निकली थी तो वो ट्रेल ठंडी पड़ गई थी। दूसरी तरफ वीर को अब हैंड ऑफ गॉड खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, और यही वजह थी कि उसने मुराग्रह वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा की सेंसिंग की काबिलियत ऑलमोस्ट उसके जेड स्किन के 8th सेंस के बराबर की हो गई थी।
वीर को भरोसा हो गया था कि अब उसके पास वो है जिससे वो सेटिस्फाइड स्काई मंत्रा पर भारी पड़ सके, और यही वजह थी कि वो एक बार फिर से अश्विन मलिक को ढूंढना चाहता था। वीर ये देखना चाहता था कि क्या अब वो वाकई में फॉल्सिफाइड स्काई पावर को अच्छे से हरा सकता है या नहीं। लेकिन अश्विन मलिक उसे कहीं भी नहीं मिला था, और इसीलिए वीर अपने ओरिजिनल प्लान पर लौट आता है। वो प्लान जिसकी वजह से वो पहली बार अश्विन मलिक से मिला था, और वीर एमरेल्ड लेक वापस लौट जाता है इस उम्मीद में कि उसे वो डायनासोर्स मिल सके जो सब कहते हैं कि वहां पर रहते हैं, पेरेंट और चाइल्ड। अगर वो वहां पर साथ में नहीं रहते तब वीर के हिसाब से उसके पास उन्हें मारने का अच्छा खासा मौका है। खैर, जब से सिल्वर फॉक्स ने सेकंड जनरेशन के डेविल आई स्पाइडर को खाया है तब से वीर को वो थोड़ा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा था। उसका एनर्जी फ्लो ऑलमोस्ट फेरी के एनर्जी फ्लो के लेवल पर पहुंच गया था। जहां एक तरफ उसकी बॉडी के अंदर ये सभी चेंजेस हो रहे थे, उसकी बॉडी के बाहर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए थे। वो प्रैक्टिकली अभी भी वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि हमेशा से नजर आता था, और यही वजह थी कि उसे देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो अभी भी एक एडल्ट बन गया है। तभी वीर सिल्वर विंग बटरफ्लाई की लाश निकालता है, और उसे देखते ही सिल्वर फॉक्स की आंखों में चमक आ जाती है। उस सिल्वर विंग बटरफ्लाई को खाने की उम्मीद में सिल्वर फॉक्स उछलकर वीर के हाथ पर आ जाता है, लेकिन अचानक से वीर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। सिल्वर फॉक्स, मैं तुम्हें अपने खुद के बेटे, जो फिलहाल अभी है नहीं लेकिन जो भी है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सिल्वर फॉक्स को देखते हुए वीर उससे कहता है, और वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स अपना सर वीर के चेस्ट पर रब करने लगता है, और उसके मुंह से निकला सलाइवा वीर के कपड़ों के फैब्रिक में गिरने लगता है। जब वीर अपना हाथ नीचे रखता है, सिल्वर फॉक्स तुरंत ही उसके हाथ की तरफ लपकता है और पलक झपकते ही सिल्वर विंग बटरफ्लाई को खा जाता है। हालांकि ये बात और थी कि उस सिल्वर विंग बटरफ्लाई को खाते ही सिल्वर फॉक्स की बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। किसी सिल्क की तरह अचानक से उसकी बॉडी से सिल्वर लाइटनिंग बर्स्ट होती है। वो स्टैटिक सिल्क चटचटाकर अपना रास्ता बनाते हुए सिल्वर फॉक्स को एक सिल्वर ककून में घेरने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके उस ककून को देखता है, और उसके अंदर अस्त व्यस्त एनर्जी को घूमता हुआ देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। किसी ज्वालामुखी की तरह वो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। तो क्या ये फाइनली ग्रो हो रहा है? सिल्वर फॉक्स के अंदर मौजूद एनर्जी को देखकर वीर राहत की सांस लेता है। वीर को डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिल्वर विंग बटरफ्लाई को खाने के बाद भी सिल्वर फॉक्स में कोई भी बदलाव ना आए, और अगर ऐसा होता है तो फिर वीर को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें बदलाव आने में अभी कितना समय और लगेगा। और न ही वीर को यह पता था कि ककून के अंदर सिल्वर फॉक्स को अपना समय खत्म करने में कितना समय लगेगा। लेकिन वो इंतजार करने में भी अपना समय बिताना नहीं चाहता था, और यही वजह थी कि वो ककून को अपने बैग के अंदर पैक करता है। एमरल्ड लेक हरे रंग से चमक रही थी, और देखने वालों को हर जगह बस हरे रंग का सरफेस नजर आ रहा था जो ऊपर मौजूद आसमान को रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो नज़ारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, और लेक पर पहुंचने के बाद वीर उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है, लेकिन उसे एक भी सुपर एलियन नजर नहीं आया था। अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके वीर पानी को स्कैन करता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लेक के इतनी ज्यादा गहरी होने के बावजूद वीर बस 10 मीटर की गहराई तक ही उसे स्कैन कर पाया था। नतीजतन वीर को कुछ भी नहीं मिला था। दोस्त, तुम क्या यहाँ डायनासोर्स के लिए आए हो? मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ पर एक कैंप बनाया है, और इस समय हम बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं। अचानक से एक आदमी आता है और वीर को ग्रीट करते हुए उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब कोई इंसान इतना ज्यादा पैशनेट और वेलकमिंग हो, और इसलिए वीर भी उसका इन्विटेशन मना नहीं करता और कैंप में हो रही उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और उससे बात करते समय वीर को पता चलता है कि दोस्तों का वो ग्रुप एक्चुअल में एक स्क्वाड का हिस्सा है। वो सब के सब एक दूसरे को टाइटन ग्रह से जानते थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुराग ग्रह में भी वो सब के सब एक ही जगह पर आए थे। इस तरह की कोई भी चीज होना बहुत ही रेयर होता है, और इसीलिए उन लोगों ने भगवान का इशारा समझा कि यहाँ मुराग ग्रह पर उन्हें एक टीम बना लेनी चाहिए। इस लेक के पास से गुजरते हुए उन लोगों ने भी उस डायनासोर्स के किस्से सुने थे जो इस जगह पर रहता था, और यही वजह थी कि उन लोगों ने कुछ समय वहां पर रुककर इस जगह को देखने के बारे में सोचा था। वो लोग पिछले 2 दिन से इसी सेम स्पॉट पर कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन अफसोस उन लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो कि ऑर्डिनरी से हटकर हो। तो दोस्त, तुम किस स्क्वाड से हो? वीर को इनवाइट करने वाला आदमी, जिसका नाम सक्षम बेदी था, वीर से पूछता है। एक्चुअली मेरा स्क्वाड थोड़ा स्पेशल है, और इसीलिए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना सही नहीं होगा। सक्षम बेदी की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है, एक स्पेशल टीम? हाँ, तो ये बताओ कि इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जो इंटरेस्टिंग था? तुम्हारे पास कोई ऐसी जूसी गॉसिप है जो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो? उस ग्रुप का एक दूसरा आदमी पूछता है।
उस आदमी की बात सुनकर वीर अभी उसे एक किस्सा बताने ही वाला था कि तभी उसे पानी के छलकने की आवाज सुनाई पड़ती है। अचानक से उस लेक का ग्लासी सरफेस डिस्टर्ब्ड हो जाता है और जो लहरें अभी तक उस लेक के किनारे मौजूद घास के मैदान को छू कर जा रही थी वो अब ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। साथ ही वो लहर जो कुछ मीटर्स ऊंची थी वो पलक झपकते ही कैंप के डायरेक्शन की तरफ आने लगती है। अचानक से आए सुनामी की फोर्स के अंडर वहां जल रही आग तुरंत ही बुझ जाती है और सभी टेंट्स बर्बाद हो जाते हैं। हर कोई अब सिर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था। वो सभी उस लेक की तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल उन्हें एक जिराफ जैसे जानवर की गर्दन और सर पानी में से निकलता हुआ नजर आता है। वो उस डायनासोर से कहीं ज्यादा बड़ा था जो उन्होंने पहले एक्सपेक्ट किया था। उसकी बॉडी करीब 100 मीटर चौड़ी थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस मॉन्स्टर के पास उसका खुद का छोटा सा वर्जन भी था। बस केवल 10 मीटर चौड़ी उसकी बॉडी काफी छोटी थी। दोनों के दोनों पानी में से निकलते और किनारे पर चढ़ने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने का यह खतरनाक नजारा देखकर सक्षम बेदी और उसकी टीम ऐसे फ्रीज हो जाते हैं जैसे कि किसी ने उन्हें स्टैचू बोल दिया हो। उनके हिसाब से मुराग्रह में इतने बड़े साइज के एलियन को देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। बॉस, क्या हमें लड़ना चाहिए? ग्रुप का एक आदमी सक्षम बेदी से पूछता है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? यह कितना बड़ा है। हमारे हथियार बस इस दुश्मन को गुदगुदी करने के ही लायक है। उसकी पूंछ ही हम सबका सफाया करने के लिए काफी है। अपने चेहरे पर हल्की सी हैरानी के साथ सक्षम बेदी अपने साथी से कहता है। जहां एक तरफ वो लोग बातें ही कर रहे थे, वीर ने ऑलरेडी उन दोनों एलियंस की तरफ भागना शुरू कर दिया था। अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके वीर उन दोनों एलियंस को स्कैन करता है। बड़े वाले एलियन की लाइफ फोर्स भले ही धुंधली थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। बिना किसी शक के एक फर्स्ट जनरेशन का सुपर एलियन था। छोटे वाले की एनर्जी फ्लो वैसे तो अजीब तरह से फ्लो कर रही थी लेकिन उसके अलावा वो क्लियर थी। बिना किसी शक के वो एक सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन था। सेकंड जनरेशन के ऐसे सुपर एलियन को देखना जो कि अकेला बहुत ही ज्यादा रेयर था और भले ही बड़ा वाला एलियन उसके बगल में था लेकिन वीर को ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि उसे उस एलियन को जान से क्यों नहीं मारना चाहिए। हैप्पी दिवाली गाइस। तो आज का सवाल है कि इस वाले चैप्टर में जो सुपर एलियंस दिखाए गए हैं वो सुपर एलियन से वीर को डेविल सोल मिलती है कि नहीं, और मिलती भी है तो कौन सी डेविल सोल मिलती है? तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज मेरा लास्ट एग्जाम था तो मेरे एग्जामिनेशंस भी खत्म हो गए, हाफ ईयरली के, मतलब सर से बोझ हट गया। और हाँ यार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो यार कमेंट में विश तो कर ही सकते हो यार। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।